ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने पहले की बेसिक चीज़ें कवर की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे अवस्था क्या होती है। तो अवस्था मतलब कि स्टेट। अवस्था किसी पदार्थ या प्रणाली की उस समय की स्थिति को कहते हैं जिसे हम उसकी भौतिक गुणों से पहचानते हैं, जैसे दाब, तापमान, आयतन और द्रव्यमान। इन सब चीज़ों से हम किसी भी पदार्थ या प्रणाली की अवस्था को पहचान सकते हैं। किससे पहचान सकते हैं? उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मास। तो अवस्था बताने वाले गुण कौन से होते हैं? अवस्था बताने वाले गुण प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास। इसकी आसान भाषा में डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी प्रणाली की अवस्था वह स्थिति होती है जो उसकी भौतिक गुणों जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम से निर्धारित होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे कि जब पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो वह तरल अवस्था में होता है, लेकिन वही पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन जाता है तब वह वाष्प अवस्था में होता है, मतलब कि गैसियस स्टेट में। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोसेस क्या होता है। ये भी प्रोसेस, इसको सिर्फ प्रोसेस कहना नहीं सही रहेगा, इसको हम कह सकते हैं प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो इसमें होता है जब किसी सिस्टम की अवस्था बदलती। अवस्था मतलब कि वही जो स्टेट होते हैं, जैसे कि उनके प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम में जब कोई चेंज आता है तो उसे ही हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं या प्रक्रिया कहते हैं। तो ये प्रक्रिया हो गई। इसको हम सरल शब्दों में ऐसे कहेंगे कि जब कोई पदार्थ या सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उस बीच का परिवर्तन प्रक्रिया कहलाता है। वही मतलब कि जैसे कि किसी प्रणाली या किसी पदार्थ का जब टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास या प्रेशर कुछ चेंज होता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन को ही हम प्रक्रिया या प्रोसेस कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में पहुंच जाता है। यह एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रक्रिया है कि जब पानी को गर्म किया गया तो वह वेपर स्टेट में पहुंच गया। पहले वो लिक्विड स्टेट में था। फिर जब गैस को जब दबाते हैं तो उसका दाब बढ़ता है और आयतन घटता है। मतलब कि जैसे कि आपके पास कोई बैलून है और उसमें एयर है, प्रेशर है, तो जब उसका प्रेशर या उसका वॉल्यूम हम कम करेंगे तो उसमें भी मतलब कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास चेंज हुआ ना, तो वो भी एक प्रोसेस है। प्रक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रक्रिया में सबसे पहले नंबर पे आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कि समान तापीय प्रक्रिया। आइसोथर्मल में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है और उसका वॉल्यूम और प्रेशर बदलता रहता है। उसी तरह होता है आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें दाब स्थिर रहता है और टेम्परेचर और वॉल्यूम बदलते रहते हैं। फिर आता है आइसोपैरिक प्रोसेस, इसमें आयतन स्थिर रहता है और टेम्परेचर और प्रेशर बदलते रहते हैं। फिर आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। मतलब कि आप उस तरह जैसे कि आइसोलेटेड किसी बर्तन से हीट मतलब कि बाहर नहीं निकल सकती है, वैसे ही इसमें भी होता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अब हमारा आता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम। यह नियम हमें बताता है कि ऊर्जा संरक्षित है, यानी कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसकी एक इक्वेशन भी है। इसकी इक्वेशन है Q बराबर डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। इसमें Q दी गई ऊष्मा, U इंटरनल एनर्जी और W वर्क हुआ। फिर इसके इम्पोर्टेंस हम समझते हैं कि मतलब कि इस जो नियम है, मतलब कि जो लॉ है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो यह नियम हमें बताता है कि ऊष्मा, ऊर्जा और यांत्रिक कार्य एक दूसरे में बदल सकते हैं। मतलब कि जब हम किसी इंजन को ऊष्मा देंगे तो वह हमें वर्क डन देगा। जैसे कि हीट इंजन होता है, उसको जब हम हीट देते हैं तो वह हमें वर्क डन देता है। वैसे ही यह सभी ऊष्मागतिकी प्रणालियों में लागू होता है। फिर आता है जैसे कि ये देखिए इंजन, फ्रिज, टरबाइन, बॉयलर आदि। इसकी डिफिनीशन जैसे कि एग्ज़ाम में लिखने को आती है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि किसी प्रणाली को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित हो जाता है और शेष भाग प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा मतलब कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। अब आता है हमारा ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। तो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार
ऊष्मा स्वतः ही ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर नहीं जा सकती है। संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। इस नियम से हमें यह समझ में आता है कि ऊर्जा परिवर्तन की एक निश्चित दिशा होती है और हर ऊष्मागत की प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा हमेशा अपव्यय के रूप में मतलब कि वेस्ट हो जाती है। तो ये हमारा हो गया ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। और हम इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्लॉसियस के स्टेटमेंट और केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, हीट इंजन, कंप्रेसर, बॉयलर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।